जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से आपका स्वागत करता है। आज 22 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, झारखंड प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची है। झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था 2000 में। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान के, उनका नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ये भारत की पहली महिला आदिवासी गवर्नर हैं। झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड रांची हाई कोर्ट हैं, इनका नाम रवि राजन है। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस के लंबित देयताओं को एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक एक योजना की शुरुआत की है? Which state government has recently launched the scheme called समाधान से विकास for lump sum of collection of a pending due of the external development charges and infrastructural development charges? इसका सही जवाब होगा डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने जैसे जो वाह्य विकास शुल्क, जैसे डेवलपमेंट के उसमें जो एरिया वाइज से जो पैसे लिए जाते हैं, आपका टैक्स लगता है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इस तरीके से वहाँ पे विकास के लिए, जैसे नगर निगम जैसे हमारे होते हैं, उस तरीके से करने के लिए विकास नाम से एक शुल्क लिया जाता है। तो 2018 से कई लोगों का बाकी है, उसी को एक मुश्त अब लेने के लिए, जैसे पहले क्या था कि कभी कभी लिया, जैसे हर मंथली लिया जाता था, कभी ट्राई मंथ लिया जाता है, तो अब उसको क्या किया जाएगा कि एक मुश्त लिया जाएगा। इस योजना को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को वाह्य विकास शुल्क का भुगतान मानदंडों के आधार पर करना होगा। अब संरचना विकास शुल्क यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजना के विकास हेतु भुगतान किए जाने की शुल्क होती है। फ्रेंड्स, जो भवन निर्माण, जैसे जो लोग कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं आपके हरियाणा सरकार में कई जगह, मतलब लेकिन हरियाणा गुड़गांव में तो मल्टी सिटीज़ बोला ही जाता है, मल्टी स्टोरी बोला ही जाता है आपको। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को जो बनाना है, तो उसमें आपको अब एक मानदेय सेट हुआ है 2018 के केंद्र सरकार का योजना था विवाद से विश्वास तक में। उसमें अब एक मुश्त उनसे ले लिया जाएगा जो चार्जेस होंगे। जो हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं वो हमारे इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, दिस प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंट्रल प्लान डिस्प्यूट टू कॉन्फिडेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान था डिस्प्यूट टू कॉन्फिडेंस का, उसी के सिमिलर ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सिमिलर टू दिस स्कीम इन द ईयर 2018 द एक्सटर्नल डेवलपमेंट फीस rescheduling policy proposal was also presented. According to the Haryana Development and the Urban Area Regulation 1976, a licensed builder will have to pay the external development fee based on the prescribed criteria. Infrastructure development fees. These fees are paid by the builder for the development of the major infrastructural project in the state. अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अगर कोई बिल्डर वहाँ पे कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फी को अब सबमिट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम का नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। ये उनकी फ़ोटो है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, सत्यदेव नारायण आर्य है। ये उनकी चित्र है ताकि आपको इमेज मेमोराइजेशन बहुत जल्दी होता है। इसलिए हम लोग की टीम ने एक पहल की है कि अब आपको इमेज के थ्रू अच्छे से समझाया जाए ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्व हिंद महासागर की पहली सुपर जायंट
के आइसोपॉड प्रजाति बाइथोमस रक्सा की खोज की है। रिसेंटली रिसर्चर ऑफ द विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट सुपर गैंड आइसोपॉड स्पाइसेस बाइथोमस रक्सा इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ने बाइथोमस रक्सा की खोज की है इन ईस्टर्न इंडियन ओशन में। बाइथोमस रक्सा एक प्रकार का कॉकरोच होता है जो सिंगापुर के जो शोधकर्ता है रिसर्चर की टीम ने 2018 में से इंडोनेशिया के पश्चिम जावा के दक्षिण तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकरण जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाइथोमस रक्सा नाम दिया है जो सुपर जॉइंट बाइथोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच भी कहा जाता है। जुलाई में इसकी खोज की गई, जुलाई में इसको नाम दे दिया गया और तब से उसको समुद्र का कॉकरोच भी इसका दूसरा नाम रखा गया है। अब इंग्लिश मीडियम्स के लिए, बाइथोमस रक्सा इज अ टाइप ऑफ ए कॉकरोच। In 2018, a team of researchers from Singapore discovered an organism in the unexplained water of the Indian Ocean off the southern coast of West Java in Indonesia. After 2 years of study, in early July 2020, the team named the organism Baithonmus rusca, which is supergand Baithonus, and since it has been called the cockroach of the sea. बाइथोमस रक्सा जो प्रजाति मिली है इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के पास इंडियन ओशन में, तो उसको बाइथोमस रक्सा तो उसका नाम दिया गया, लेकिन उसको कॉकरोच का सी भी कहा गया है। फ्रेंड्स, ये है सिंगापुर का नेशनल फ्लैग। सिंगापुर जो है उसका पूरा नाम ऐसे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहते हैं। उसका कैपिटल है सिंगापुर। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को इंडिपेंडेंस हुआ था। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम ली हैसिन लॉन्ग है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंगापुर का मैप है। तो इसमें सिंगापुर आपको यहाँ दिख रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया इधर है, इधर कंबोडिया, थाईलैंड, इधर भारत, नेपाल। तो ये आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन आपको ये दिख रहा होगा, ये इंडियन ओशन है। यहीं पे जो जावा की है, वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा, तो यहीं पे जो सी ऑफ कॉकरोच जिसको बाइथोमस रक्सा का नाम दिया गया, वो यहीं पे ढूंढा गया है। 2 साल के स्टडी के बाद इसका नाम रखा गया है। आई होप आपको मैप से और अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल में ही हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया गया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड इट एक्स्ट्रा ट्रेडिशन एग्रीमेंट विद द हांगकांग? किस कंट्री ने किया है? सी, ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। चीन द्वारा हांगकांग पर जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश के जो ब्रिटेन विदेश मंत्री हैं डोमिनिक रॉब, उनने हांगकांग के साथ ब्रिटेन का प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच में ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हांगकांग सरकार में नया राष्ट्रीय कानून लगाने के चीन के निर्णय को पहले ही आलोचना कर चुके हैं। चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाए जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैसे चीन में क्या है कि चीन की मीडिया एकदम गवर्नमेंट की कम्युनिस्ट मीडिया है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ अगर कुछ भी हम लोग को विरोध करना है किसी पॉलिसी का, तो हम लोग विरोध कर सकते हैं, आपको रैली निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के विरोध में। तो यहाँ पे फ्रीडम है, मीडिया को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबको यहाँ पे। लेकिन चाइना का क्या है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी सरकार के विरोध करेंगे तो आपको दंड मान के आपको जेल दे दिया जाएगा, देश विरोधी दंडनीय अपराध में आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो अभी तक हांगकांग जो था उसमें ये नहीं था, लेकिन चीन हांगकांग को भी अपना हिस्सा मानता है वन चाइना वन पॉलिसी के तहत। इसलिए चीन जो है हांगकांग में भी अब वहाँ पे ये करना चाह रहा है, हांगकांग में भी पॉलिसी लगा दी जिसके विरोध में आपने कुछ दिन पहले का हमारा वीडियो अगर देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया ने भी हांगकांग के साथ जितने भी उसके प्रत्यर्पण संधि थे उसको ख़त्म कर दिया है। उसने भी ये बोला है कि हांगकांग के साथ ये चीन का एक गलत तरीका है।
ब्रिटेन ने भी अब ख़त्म कर दिया। After China imposed a new National Security Act on Hong Kong, British Foreign Minister Dominic Raab has suspended his Hong Kong extradition with Britain. Amid growing tension with China, British Foreign Minister Dominic Raab has said things cannot be as before. Prime Minister Boris Johnson, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, has government already criticized the China decision to introduce a new national security law in Hong Kong. With China taking Hong Kong under the ambit of the National Security Act in June, any demonstration of the anti-government statement there will be a punishable offense. मैंने बोला ना, जैसे आप सरकार के या कुछ भी खिलाफ अगर बोलेंगे या स्टेटमेंट देंगे या कुछ भी हरकत करेंगे तो आपको देश विरोधी मान के आपको दंड दिया जाएगा, वहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा, जो भी वहाँ के लॉज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको किया जाएगा। अच्छा, ये हांगकांग का जो मैटर इतना क्या उठा है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हांगकांग जो है 1998 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो वैसे ही हांगकांग में भी किया था, तो हांगकांग को 98 में ब्रिटिशर्स छोड़ के जाने लगे। तो अब उस समय क्या हुआ, तो हांगकांग के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा जो कि अगर आप यहाँ से अभी चले जाएंगे तो चाइना पूरा इसमें टेक ओवर कर लेगा, तो आप कुछ हम लोग को दीजिए वहाँ पे, क्योंकि हांगकांग बहुत बड़ा बिजनेस हब था उस समय। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या हुआ, तो ब्रिटेन ने उसको बोला कि 50 ईयर्स का मैं आपको करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ। तो 50 ईयर्स उस हिसाब से 2048 में हांगकांग का एग्रीमेंट ये ख़त्म होता है। उसके बाद हांगकांग अपने आप चाइना में उस मर्ज हो जाता। तो अब इसमें क्या था कि उस समय जब 90 तब हुआ तो आपने देखा होगा दुबई 1990 में आप कैसा एकदम रेगिस्तान रहता था। तो दुबई की गवर्नमेंट ने उस समय किया कि हांगकांग में जो बिजनेसमैन थे, आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ लैंड आपको मैं सस्ते में ज़मीन दे दूंगा, आप मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करिए। तो उस समय जो हांगकांग में जो बिजनेस टाइकून्स जो थे उन लोगों ने सारा अपना दुबई में अपना सेट कर दिया। आज दुबई एक बिजनेस स्टार्टअप और बिजनेस हब, बहुत बड़ा हब हो गया है, तो वहाँ पे सेट हो गया। तो आज उस पे, और उसके बाद हांगकांग में अभी लोग रहे। तो अब चाइना का ये है कि अगर 2048 तक मैं करूँगा तब तक क्या हो जाएगा, तब पता नहीं क्या मेरी पॉलिसी उसको माने ना माने। तो अभी से धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, तब तक उस समय तक तो उसके बाद तो मेरा होना ही होना है। तो उस समय जो है मेरा हो, तब हम अपने हिसाब से कर सकेंगे। तो इसीलिए चाइना धीरे धीरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हांगकांग की गवर्नमेंट अब वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। ये तो हांगकांग कैसे, क्यों हांगकांग पे इतना हो रहा है, चाइना क्यों उस पर कर रहा है, तो यही सब ये हिस्ट्री है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ब्रिटेन के बारे में बता दूं। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोरिस जॉनसन है। यहाँ की करेंसी जो है ब्रिटिश पाउंड है। ये ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग है और ये ब्रिटेन का मैप है। इसमें आपको ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर यूरोप है, इधर ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर गल्फ है, और इधर अफ्रीका है, इधर एशिया है, मिडिल ईस्ट है, ये सब कंट्रीज इधर हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रीय स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? हाउ मैनी lakh rupees of the life insurance cover was announced by the Jammu and Kashmir administration to all elected members of urban local bodies and panchayat raj institution? इसका सही जवाब है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का वहाँ पे जीवन बीमा की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले पंचायती राज संस्थान और शहर स्थानीय निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख रुपए कवर की मंजूरी प्रदान की है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजन को मिलेगी। सरकार के इस फैसले से पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित सदस्य, सरपंच और बीडीसी, साथ ही शहर विकास निकाय चुनाव को बीमा कवर सुविधा प्रदान की जाएगी। In a major decision, the Jammu Kashmir administration has approved an insurance covered of 25 lakh for the elected representative Panchayati Raj institution
and the urban local bodies on the death of terrorist incident. This amount will be given to the relative, the concerned representative with the decision of the government. Insurance cover will be covered to the elected member of the Panchayati Raj institution, Sarpanch, BDC, president as the well elected member of the local urban body. इसमें क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर जो है, अच्छा पहले जम्मू कश्मीर का आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर जो है पहले एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 में जब संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख जो कि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आता था, एक लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए इसमें। तो अब इसमें जब चुनाव होने हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे वहाँ पे अगर कोई आतंकवादी हमले हुए, उसमें अगर पंचायती राज में जो मेंबर सेलेक्ट हुए हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो सेलेक्ट हुए हैं जो लोग, अगर उनका मृत्यु हो जाता है टेररिस्ट इंसिडेंट में तो 25 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अभी पारित किया है। ये अच्छा भी है वहाँ के लोगों के हिसाब से। 5 अगस्त 2019 को ये संसद में पारित हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो जो लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी का कैपिटल जो बना है, समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है। अब ये स्टेट तो है नहीं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं, तो अब यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, जब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बना तो फर्स्ट गवर्नर है। ये अक्सर क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही लद्दाख का मैं बता दूं, लद्दाख का कैपिटल लद्दाख है, ये भी एक यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। यहाँ के जो गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले गवर्नर हैं। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, यहाँ के लद्दाख के जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में हाल में ही आई बाढ़ से किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। असम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट 108 एनिमल ऑफ द विच नेशनल पार्क वेयर किल्ड इन द रीसेंट फ्लड इन द स्टेट। इसका सही जवाब है बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम राज्य सरकार ने घोषणा की कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो असम में जो बाढ़ आई हुई है इस समय, वहां पे 108 जानवरों की मौत हो गई। असम राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य में जो आई बाढ़ से काजीरंगा पार्क में नेशनल उद्यान में 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना 1905 में हुई थी, आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में हुई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबे रहने की वजह से जानवरों को भोजन भी किसी भी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब जो हमारी भारत सरकार से यही अपील है कि असम राज्य में हर साल बाढ़ आता है। असम में, बिहार में, नॉर्थ बिहार जो है आपका, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेगूसराय, ये सब एरिया हर साल वहाँ पे बाढ़ आता है। इसका कोई एक उपाय करे। हर साल बाढ़ आना कोई अच्छा नहीं। बाढ़ आने से कई जो डेवलपमेंट हुए रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। जनजीवन लोगों का अस्त होता है, लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। महीने में आपका, साल में आपका 2 से 3 महीना तो बाढ़ में ही चला जाता है वहाँ के लोगों का। और भी अगर बारिश हुई तो वो अलग टेंशन होता है। हमारे भारत सरकार से एक ही अपील है कि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने एक परियोजना लॉन्च की थी कि सभी नदियों को जोड़ा जाए। तो मेरा यही है कि सभी नदियों को नहर परियोजना के तहत सबको जोड़ा जाए, ताकि जहाँ पे पानी अधिक हो वहाँ से जहाँ पानी कम है, जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये सब में पानी कम है, तो यहाँ पे पानी अगर सभी नदियाँ जुड़ी रहेंगी तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा दूसरी तरफ जहाँ पानी कम हो उधर छोड़ दिया जाए, ताकि जहाँ बाढ़ का खतरा ज़्यादा हो रहा है उधर पानी कम हो जाएगा तो वहाँ पे बाढ़ का खतरा उतना नहीं रहेगा। अब हमारे असम क्षेत्र के जो भाई हैं उनको हमेशा ये परेशानी हो जाती है।
The Assam government announced that 108 animals of the Kaziranga National Park were killed in the recent flood in the state. The park was established in the year 1905 as the reserve forest area. In 1950, it was renamed Kaziranga Wildlife Sanctuary. In 1974, the Government of India declared the area a national park. Due to submergence of the most of the part of the garden, food has also become a problem for animal. फ्लड के कारण पूरा का पूरा वहाँ पे डूब गया है। 108 जानवर की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद है। ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये वहाँ टाइगर, काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ये उस तरह दृश्य है, इस तरीके से अब बहुत ही खूबसूरत है काजीरंगा पार्क। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? टू इंक्रीज द एनर्जी इफिशियंसी एंड प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह इनॉग्रेटेड India's first public EV electric vehicle charging plaza at the Chelmsford Club in which city? किस शहर में इसका उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ए, दिल्ली में। दिल्ली में इन्होंने चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। अच्छा, कौन है भारत के ऊर्जा मंत्री जो हैं? वो आर.के. सिंह जी हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेम्सवुड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। यह शुरुआत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को तुरंत ज़रूरत हो। अब इसमें क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आएंगे, अगर चार्जिंग प्लाजा हर जगह रहेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ेगी और लोग खरीदेंगे, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट पब्लिक ईवी charging plaza at the Chelmsford Club in Delhi. It is expected to introduce more such facility in the plaza with 5 charging points. The beginning is an effort to support EV infrastructure which electric vehicles in the country urgently needed. Environment को बचाने के लिए हमें जैसे, और तेल का दाम भी धीरे धीरे, आजकल तो डीजल भी पेट्रोल से महंगा हो गया है फ्रेंड्स, तो उसको बचाने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक यूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक ई बाइक्स आ रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, तो कितने अच्छे, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, अपना सही भी है उसको, इसी तरीके से वो अच्छा चीज़ है। अब ये देखिए चार्जिंग प्लाजा है, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। ऐसे ही 5 पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पे, जिससे जो गाड़ियाँ आएंगी वहाँ पे आके चार्ज हो सकें। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश किया गया। यहाँ पे जैसे ये चार्जिंग स्टेशन, ये चार्ज है कि नहीं, कितना चार्ज वो दिखाएगा। यहाँ पे ये दिखाएगा कि कितना आपकी गाड़ी में पॉइंट गया, चार्ज हुआ, आपकी गाड़ी कितना फुल, आपके ऊपर फुल कराना, चार्ज कराना, कैसे कराना चाहते हैं, ठीक। दूसरा ये है आर.के. सिंह, जो यूनियन पावर मिनिस्टर, ये एक्स IAS भी हैं, ये बिहार में ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी होकर रिटायर किए। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिशियन के राजनीति में आए 2014 में मोदी जी के उसमें, उसके बाद से ही अपना यूनियन पावर मिनिस्टर बन गए हैं वर्तमान में। तो ये आर.के. सिंह जी हैं। और ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे ऐसे बनाए गए। मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरू की है? Which state government has launched a new employment umbrella scheme for the all-around development for the scheduled caste? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शेड्यूल क्लास के डेवलपमेंट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों के गरीब लोगों के विकास और उनके रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है
और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर भी किए हैं। 3,884 लोगों को लगभग 1742 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर भी मिलना चाहिए। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath recently inaugurated the new employment umbrella scheme. In fact, the Chief Minister launched this scheme for the development of the poor people of scheduled caste and providing them employment for and crore rupees were transferred to the beneficiary during this period. An amount of 17.42 crore was transferred to 3,484 people. The Chief Minister said that every section of the society should be strong and everyone should be get equal opportunities. जो शेड्यूल कास्ट है उनको एक रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई। इसमें सभी को समान बताया गया है, सभी लोग समान रहें, सभी इसमें 17.42 करोड़ रुपए 3,484 लोगों को ट्रांसफर भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितनी बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया गया है? द वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन हैज डिसाइडेड टू लिमिट द टर्म ऑफ ए ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट टू हाउ मेनी टाइम ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स? इसका सही जवाब है 4 बार के लिए, 4 टाइम्स के लिए। अब जो प्रेसिडेंट होंगे उनको 4 बार तक ही वो प्रेसिडेंट बनने का कार्यकाल रखा जाएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष के कार्यकाल अधिकतम 4 बार के लिए ही सीमित कर दिया गया। साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक में अपनी परिषद के भौगोलिक और प्रतिनिधित्व को लागू करने की भी स्वीकृति दी। 18 जुलाई को ही ऑनलाइन एजीएम के दौरान बीडब्ल्यूएफ सदस्यों ने संविधान में बदलाव की स्वीकृति दी है, जिससे परिषद के प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीप क्षेत्र के एक प्रतिनिधि को चुना जाना सुनिश्चित किया गया है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हाल ही राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के निर्देशों के अनुसार है, जिसमें 2020 तक ये फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए कहा गया है। अब जैसे जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल था पहले कोई कैसे भी बना रहता था, अब क्या होगा कि 4 बार के लिए वो बना रहेगा। और दूसरा, जितने भी महाद्वीप है सबसे एक प्रतिनिधि को लिया जाएगा। अभी तक क्या था कि जो मेन जैसे हैं, जो हेडक्वार्टर जहाँ पे है या जो बड़े देश हैं उनके डेवलप्ड देश हैं उन्हीं को लिया जाता है। अब क्या होगा, जितने भी महाद्वीप जो भी खेलते हैं बैडमिंटन महासंघ में, जो भी देश सम्मिलित हैं, उन सभी देशों के सभी को एक एक मेंबर को लिया जाएगा। The World Badminton Federation has limited the term of the president to a maximum of 4 times. It is also approved the implementation of the geographical and the sexual representation. In its council, it is the annual general meeting AGM. During the online AGM held on 18th July, World Badminton Federation member approved the change the constitution which ensured at least 30% representation of the each gender in the council and one representative from the each continental region. हर रीजन से एक कम से कम होना ही चाहिए। This decision is in accordance with the instruction given by the International Olympic Committee (IOC) to the recent National Olympic Committees (NOC), which have asked for the gender equality in the decision-making process by 2020. 2020 तक इनको अपना जो जेंडर इक्वालिटी प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लेना है। यह भी बहुत ही अच्छी पहल है। ये है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। इसका हेडक्वार्टर जो है कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर मलेशिया का कैपिटल है। ये उसका लोगो होता है और हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल में ही 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? Which governor of the Madhya Pradesh has recently died at the age of 85? इसका सही जवाब है लालजी टंडन। लालजी टंडन का 85 वर्ष की उम्र में
हाल में ही हॉस्पिटल में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके अनुपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए थे। लालजी टंडन को 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शन में जो है ये चारों ऑप्शन में बता दूं आपको, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो कई महीनों से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्य गवर्नर हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार में मध्य प्रदेश में भी हैं। जयराम दास दौलत राम जो हैं ये भारत के बिहार के आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले गवर्नर बने थे। उसके बाद ये असम के भी गवर्नर बने थे। 1 मार्च 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डी अनिल बैजल जो हैं वो वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन was ill for the past several days and his treatment was being done in Lucknow. In absence, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel was given the additional responsibility of the Governor of Madhya Pradesh. Lalji Tandon was born on 12th April 1935. Lalji Tandon joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh in his early life. Lalji Tandon was a governor of the Bihar in the 2018. He was appointed as the governor of the Madhya Pradesh in 2019. ये है आपका मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम शिवराज सिंह चौहान है। अभी मध्य प्रदेश के कार्यकारी जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल में ही किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? The International Cricket Council (ICC) has recently decided to postpone which tournament this year? इसका सही जवाब मेंस T20 वर्ल्ड कप। ICC ने मेंस T20 वर्ल्ड कप को इस साल के लिए सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। ICC ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। अब जैसे वर्ल्ड कप तो इस साल वर्ल्ड कप भी था और IPL जैसे होता है भारत में वो भी था, लेकिन अब वर्ल्ड कप तो कैंसिल हो गया है। अब हो सकता है IPL का है, लेकिन IPL का भी हो रहा है कि UAE में होगा, इसका टूर्नामेंट होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। The ICC has taken a big decision in the view of increasing outbreak of the coronavirus in the world. The T20 World Cup 2020 is to be held in Australia has been cancelled until the next year. The ICC T20 World Cup will be held in October-November of the 2021 due to postpone of the ICC T20 World Cup. The door of the Indian Premier League IPL event has been opened. अब T20 तो होगा नहीं इस साल, अब IPL का डोर ओपन हो गया। अब IPL हो सकता है कि हो, जैसे प्रस्ताव आ रहा है कि इस बार IPL UAE में कराने का। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है बिहार प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का अच्छा लगा हो, करंट अफेयर्स का हमारे जो नई पहल की गई उसको आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो और अब तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल पर पहली बार आए हो तो, और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और डेली करंट अफेयर क्विज़ के लिए डेली हमारा चैनल देखें टीम शिक्षा। जय हिंद दोस्तों।